नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की विरासत यानी कि लेगेसी के 150 साल पूरे हो चुके हैं। ये गीत सिर्फ एक धुन यानी कि मेलोडी नहीं, बल्कि ये देश की आजादी की लड़ाई का एक मूल आधार यानी कि कोर फाउंडेशन और क्रांति का मंत्र रहा है। लेकिन इससे जुड़ा एक पुराना राजनीतिक और ऐतिहासिक विवाद आज भी देश में सुर्खियों में बना हुआ है। ये अमर गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा अक्षय नौमी 1875 में लिखा गया था। ये गीत भारत की एकता यानी कि यूनिटी और प्रबल देशभक्ति यानी कि फर्वेंट पेट्रियोटिज्म का साक्षात प्रतीक है। आजादी के बाद 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने इसे ऑफिशियली नेशनल सॉन्ग के रूप में अपनाया, जिसके बाद इसका दर्जा राष्ट्रीय रूप से तय हो गया। वंदे मातरम का सीधा और गहरा यानी कि प्रोफाउंड अर्थ है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ माँ, या आई बो टू द मदर। ये सिर्फ देश के भौगोलिक यानी कि जियोग्राफिकल रूप के प्रति सम्मान नहीं है, बल्कि ये भारत माता के शक्ति और कल्याण यानी कि पावर एंड वेलफेयर के रूप के प्रति आदित्य श्रद्धा यानी कि डीप डिवोशन और समर्पण की भावना को दर्शाता है। इस गीत की रचना संस्कृत और बंगाली भाषाओं के खूबसूरत मिश्रण में की गई है। इस मिश्रण से ये स्पष्ट होता है कि ये गीत भारत की सांस्कृतिक विविधता यानी कि कल्चरल प्लूरलिटी और इसके गौरवशाली अनेक अतीत यानी कि स्टोरीड पास्ट को कितनी खूबसूरती से अपने अंदर समेट लेता है। राष्ट्रीय गीत की शुरुआती लाइंस बहुत ही शांत और प्रकृति से भरी हैं। इसका भावार्थ है, माँ भारती जल और फल से समृद्ध यानी कि रिच इन वाटर एंड फ्रूट्स हैं, ठंडी हवाओं से शीतल यानी कि कूल विद जेंटल ब्रीज हैं और हरियाली से आवृत यानी कि कवर्ड इन ग्रीनरी है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने ये कविता 7 नवंबर 1875 को लिखी थी, लेकिन इसकी लोकप्रियता तब तेजी से बढ़ी जब इसे 1882 में उनके मशहूर उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया। इस उपन्यास से तत्कालीन यानी कि कंटेम्पररी समय में राष्ट्रीयता की भावना को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। इस गीत को सबसे पहली बार सार्वजनिक रूप से गाया गया 1896 में हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि INC के सेशन में। इस पल ने इस गीत को आजादी की लड़ाई के लिए एक महान और गुनगुनाने वाला प्रारंभ दिया और देशभक्ति की भावना को संगीत के माध्यम से संचालित किया। 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन अपने चरम पर था, वंदे मातरम एक मुख्य ध्वनि यानी कि एक रैलिंग क्राई बन गया और लोगों की जुबान पर चढ़ गया। आखिर में 24 जनवरी 1950 को प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ने इसे नेशनल सॉन्ग का दर्जा देते हुए इसके महत्व को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया। वंदे मातरम अंग्रेजी शासन के खिलाफ प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस की एक मशाल और भावनात्मक हथियार बन गया। इसने आजादी के सिपाहियों को अत्याचार और दबाव के बावजूद भी राष्ट्रीय सेवा यानी कि नेशनल सर्विस अपनाने और त्याग करने के लिए प्रेरणा दी। एक समय पर ब्रिटिश सरकार ने बंगाल में इसके सार्वजनिक रूप से गाने पर रोक यानी कि बैन लगा दी थी, लेकिन इस प्रतिबंध ने लोगों को और भड़काया और इस रोक ने उल्टे गीत की प्रतीक शक्ति यानी कि सिंबॉलिक पावर को और ज्यादा बढ़ा दिया, जिससे इसका प्रभाव और गहरा हो गया। शिरीष कुमार और बाबू गेनू जैसे कई आजादी के दीवानों ने वंदे मातरम का जाप करते हुए अपना जीवन देश पर कुर्बान कर दिया। इसने विभिन्न समुदायों यानी कि डाइवर्स कम्युनिटी को आजादी की एक साझी यानी कि शेयर्ड आकांक्षा के तहत एक यानी कि यूनिफाइड किया। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखे गए इस ओरिजिनल गीत में 6 यानी कि 6 स्टैंजास थी। 1937 में कांग्रेस पार्टी ने उस समय जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में फैसपुर में फैसला लिया कि राष्ट्रीय सभाओं में सिर्फ पहले 2 स्टैंजास ही गाए जाएंगे, जिसके चलते विवाद शुरू हुआ। आज ये फैसला बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक राजनीतिक मैदान यानी कि बैटल ग्राउंड बन चुका है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने 1937 में एक सांप्रदायिक एजेंडा के आगे झुकते हुए गीत के धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण हिस्सों को अलग कर दिया और देश का अपमान किया। ओरिजिनल कविता में लेखक ने भारत को एक शक्तिशाली और पोषक माँ यानी कि फियर्स येट नर्चरिंग मदर के रूप में प्रस्तुत किया था, लेकिन बाद के स्टैंजास विशेष रूप से आखिरी 2 में हिंदू देवियों का सीधा और स्पष्ट जिक्र था, जहां राष्ट्र को देवियों से जोड़ा गया था। इन छोड़ दिए गए सेक्शंस में माँ दुर्गा, माँ कमला या माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के स्पष्ट हवाला यानी क्लियर रेफरेंस था। चटर्जी ने इन देवियों को देश के फेमिनिन गार्डियंस के रूप में दिखाया था, जो शुद्ध और बेजोड़ यानी कि प्योर एंड परफेक्ट है, जिसमें देशभक्ति का
भाव जुड़ा था। इस विवाद पर जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच 1937 में हुआ पत्राचार यानी करेस्पॉन्डेंस बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी ने इन पत्रों को शेयर करते हुए कहा कि नेहरू ने मुस्लिम समुदाय के कुछ मेंबर्स में इस गीत के प्रति बेचैनी यानी कि अनीस को स्वीकारा दिया था। राष्ट्रीय एकता यानी कि नेशनल यूनिटी को बनाए रखने के लिए और इस विवाद से बचने के लिए पहले 2 स्टैंजास तक सीमित यानी कि लिमिट करने का व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकल फैसला लिया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस फैसले की सख्त आलोचना यानी कि स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म करते हुए कहा कि स्टैंजास को हटाने से राष्ट्र के विभाजन के बीज बोए गए थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय सम्मान के लिए गीत को पूरे रूप में ही गाया जाना चाहिए। आज भी वंदे मातरम को राष्ट्रीय कार्यक्रमों, स्कूलों और ध्वज समारोह यानी कि फ्लैग होस्टिंग सेरेमनीज में सम्मान के साथ गाया जाता है। ये देशभक्ति, साझी पहचान यानी कि कलेक्टिव आइडेंटिटी और आजादी की विरासत यानी कि फ्रीडम लेगेसी का एक मजबूत और जन्म से जुड़ा हुआ प्रतीक है। नेशनल एंथम जनगण मन के लिए प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत औपचारिक नियम और 52 सेकेंड्स की कानूनी अवधि निर्धारित है, जिसका उल्लंघन दंडनीय यानी कि पनिशेबल है। लेकिन वंदे मातरम के लिए ऐसा कोई कानूनी शिष्टाचार यानी कि मैंडेटरी लीगल एटिकेट या निर्धारित अवधि नहीं है। हालांकि प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ने इस गीत को नेशनल एंथम के बराबर का सम्मान दिया था, जिसके चलते इसका सांस्कृतिक आधार बहुत गहरा है। वंदे मातरम सिर्फ एक धुन नहीं बल्कि संस्कृति, राष्ट्रीय गर्व और आजादी की लड़ाई की एक जीवंत विरासत यानी कि लिविंग लेगेसी है। इसका महत्व राष्ट्रीय ध्वज और गन के साथ हमारी राष्ट्रीय पहचान को समृद्ध यानी कि एनरिच करता है। इसकी 150th एनिवर्सरी का ये समारोह इस गीत की अमर शक्ति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका है। तो वंदे मातरम में कौन सा स्टैंजा आपका फेवरेट है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण जोश।